प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत जीएस घुरिये के विचारों को पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन इन इंडिया। डॉक्टर घुरिये की भारत में सामाजिक तनाव पर पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में तनाव, संघर्ष और एकीकरण का भारतीय संदर्भ में विवेचन किया गया है। घुरिये द्वारा व्यक्त विचारों का सार इस प्रकार से है: तनाव, संघर्ष और एकीकरण। घुरिये के अनुसार तनाव सामाजिक जीवन की सार्वभौमिक घटना है। तनाव घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। तनाव संघर्ष का सूचक तथा परिणाम है। तनाव खुले संघर्ष की पूर्व स्थिति है, जिसमें हिंसा, गाली-गलौज, अपशब्द, उग्र दलीलों आदि के बाद शत्रुता, विरोध, तोड़फोड़, असहयोग अथवा मात्र चिड़चिड़ापन पाया जाता है। समाज शास्त्र में विगत वर्षों में ही तनाव की अवधारणा पर ध्यान दिया जाने लगा है। घुरिये ने इन अवधारणाओं के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि भारत में 1860 से 1910 की अवधि में तनाव और उच्च तनाव को समाज के कुछ वर्गों में देखा जा सकता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन इसके वास्तविक उदाहरण हैं। केशव चंद्र सेन, विद्यासागर रानडे, ज्योतिबा राव फुले, महर्षि कर्वे, गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण रानडे आदि की जीवनियों में अनेक अवसरों पर तनाव और उच्च तनाव के अस्तित्व को देखा जा सकता है। अवधारणाओं की परिभाषाएं। घुरिये ने तनाव, सामाजिक तनाव, संघर्ष, एकीकरण आदि की परिभाषाओं की विवेचना की है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, तनाव की परिभाषा। घुरिये ने स्पष्ट किया है कि समाज शास्त्र में मूल रूप से तनाव की अवधारणा शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया मनोविज्ञान से आई है। तनाव जीवों का एक गुण, क्षमता अथवा लक्षण है। यह स्वायत्त तंत्रिका यंत्र के विभिन्न खंडों में उत्पन्न होता है। जब इनमें से कोई एक क्रियाशील हो जाता है तो तनाव व्यवस्था के निश्चित खंड में एकत्र हो जाता है और वह अशांति और अनियंत्रित क्रियाओं को उत्पन्न करती रहती है, जब तक कि वह उपयुक्त क्रिया द्वारा शांत नहीं हो जाता। तनाव के प्रमुख चालक पोषणता और लैंगिकता है। फ्रायड संप्रदाय के अनुसार लैंगिकता सभी तनाव और इच्छाओं में सर्वोपरि कारण है। तनाव के दो प्रमुख प्रकार हैं: सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। तनाव बुद्धि की एक अवस्था है जो समूह अथवा समूह के सदस्यों को अलग थलग कर देती है। नंबर 2, समाज और सामाजिक तनाव। घुरिये के अनुसार जापान के समाज शास्त्रियों आदि ने अपने समाज में भी विशिष्ट तनाव के समूह बतलाए हैं। ये हैं: पारिवारिक जीवन में तनाव, समुदायों में तनाव, साहित्यिक संघों में तनाव, प्रजातीय तनाव, धार्मिक जीवन में तनाव, आर्थिक जीवन में तनाव, वैचारिक तनाव, युवा लोगों में तनाव आदि। नंबर 3, संघर्ष। घुरिये ने संघर्ष की अवधारणा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि यह अवधारणा तनाव की तरह व्यक्तिगत, अंतर्वैयक्तिक और अंतर समूह घटना है। राजनीतिक दल, धार्मिक एवं प्रजातीय समूह, क्षेत्र तथा बस्तियां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक लेन देन एवं संघर्ष करती है। जॉर्ज सिमेल ने 4 प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाओं के प्रकार बताए हैं: संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थान और आत्मसातकरण। सिमेल ने संघर्ष के 4 प्रकार बताए हैं: युद्ध, वैर और झगड़े, मुकदमेबाजी, बहस या परिचर्चा। घुरिये के अनुसार यंग ने सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष के निम्न 8 प्रकार बताए हैं: प्रौद्योगिकी, प्रजातीय, धार्मिक, राजनीतिक, अंतर समुदाय एवं अंतर समुदाय, अंतर वर्ग और अंतर वर्ग, लिंग एवं आयु संघर्ष, बौद्धिक अथवा आचार सिद्धांतों का संघर्ष। घुरिये ने संघर्ष की परिभाषा इस प्रकार से दी है: संघर्ष मूल्यों, वितरणात्मक या अवितरणात्मक में द्वंद्व है, जिसमें शत्रुओं का तत्काल उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धियों को प्रभावहीन, पीड़ित अथवा हटाना है। रेमंड एरोन के अनुसार संघर्ष की परिभाषा है: समूह संघर्ष दो समूहों और व्यक्तियों में निश्चित सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने अथवा पारस्परिक असंगत मूल्यों को पाने के लिए विरोध अथवा द्वंद्व है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों में संघर्ष को पहले स्थान पर रखते हुए इसके 2 प्रकारों का उल्लेख किया है: आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष, जिसमें समझौते की संभावना किसी भी स्तर पर नहीं होती है। फॉलेट का कहना है कि संघर्ष अथवा मतभेद को हल करने के लिए 3 प्रमुख तरीके हैं: प्रभुत्व,
समझौता और एकीकरण। नंबर 4, एकीकरण। फास्लेट ने एकीकरण की अवधारणा का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में 1921 और 1927 में किया। 1931 में मैकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में फॉलेट एकीकरण की अवधारणा को प्राथमिक समूह के सिद्धांत में समूह प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। मैकाइवर ने विचारों का उपयोग किया तथा एकीकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाया। बाद में सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की विवेचन में मैकाइवर ने हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास से संबंधित एकीकरण के विचारों का भी उपयोग किया। डेविड एफ अबर्ले ने एकीकरण की परिभाषा दी है। एकीकरण से तात्पर्य है समाज की क्षमता जिसमें वह बार बार खुले संघर्ष में पतन होने पर स्वतंत्र छोटी व्यवस्थाओं की श्रृंखलाओं में बिखरे बिना एक प्रकार से संगठित पूर्णता में कार्य कर सके। वर्नर एस लेंडेकर ने एकीकरण की परिभाषा न देकर इसके 4 प्रकार दिए हैं। नंबर 1 है सांस्कृतिक एकीकरण, नंबर 2 है मानकीय एकीकरण, नंबर 3 है संप्रेषण परक एकीकरण, नंबर 4 है प्रकार्यात्मक एकीकरण। घुरिये ने बताया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एकता की परिस्थिति प्राप्त की जाती है वे सभी जटिल तकनीकें एकीकरण कहलाती हैं। इसके 2 घटक हैं। नंबर 1 राजनीतिक एकीकरण जिसमें भूभागीय एकीकरण, आर्थिक एकीकरण सम्मिलित है। नंबर 2 सामाजिक एकीकरण। भूभागीय एकीकरण में सभी भौगोलिक क्षेत्रों की एकताकारिता आती है तथा उनमें जैविक एकता आती है जो यातायात एवं संचार में बाधा बन सके। आर्थिक एकता में सभी आर्थिक क्रियाएं सभी लोगों व एक सामान्य प्रशासन के अधीन होती है। दूसरा घटक सामाजिक एकीकरण है जिससे तात्पर्य है व्यक्तियों और समूहों का ऐसा एकीकरण जिसमें व्यक्तियों में सामान्य साझा मूल्य होते हैं। इस सामाजिक एकीकरण का आधार और परिणाम मनोवैज्ञानिक एकीकरण होता है जो संप्रेषण परक एकीकरण के द्वारा होता है। संचार या संप्रेषण परक के द्वारा विभिन्न लोग परस्पर एक दूसरे के संपर्क में सामान्य मूल्यों के द्वारा आते हैं या प्रत्येक नागरिक में भावात्मक पहचान स्थापित करता है जिसे राष्ट्र राज्य के द्वारा आदर्शपूर्ण रूप में प्रदर्शित किया जाता है। घुरिये इस पूर्ण जटिलता को सामाजिक एकीकरण कहते हैं जिसका कारण इन्होंने इसमें राजनीतिक पक्ष, प्रशासनिक एकता और राजनीतिक सहभागिता का होना बताया है जो प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक एकीकरण है और उसके मिलने से राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण जो जटिल पूर्ण बनता है वह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। नंबर 5 सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक। घुरिये ने अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक तनाव की विस्तृत विवेचना की है। इन्होंने भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों में तनाव का निर्धारण किया है। इन्होंने इसे भाषाई तनाव कहा है। एक भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक पूरे भारत में बसे हैं। वे अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक धर्मावलंबी पूरे देश में फैले हैं। उनमें धर्म के आधार पर अन्य धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक तनाव या सांप्रदायिक झगड़े देखे जा सकते हैं। घुरिये ने सामाजिक तनाव के तीसरे रूप अल्पसंख्यकों में प्रांतीयता के आधार पर भी संघर्ष की विवेचना की है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण संस्कृति या प्रजाति या राष्ट्रीयता के अनुसार नहीं है या केवल भाषा, धर्म अथवा दोनों पर आधारित है। मुस्लिम भारतीय जो उर्दू भाषाइयों का भिन्न धर्म है तथा वे भाषा और धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक हैं। भारत में धर्म के आधार पर ईसाई एक और अल्पसंख्यक है परंतु वे कोई विशिष्ट भाषा ही नहीं है। ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं जहां उनका जन्म एवं पालन पोषण हुआ है तथा वे अपने अपने राज्यों की भाषा बोलते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा भारतीय ईसाइयों की विशिष्ट भाषा नहीं मानी जा सकती है। लुईस विर्थ ने अल्पसंख्यक की निम्न परिभाषा दी है। एक लोगों का समूह अपने शारीरिक अथवा सांस्कृतिक लक्षणों के कारण जिस समाज में रहते हैं उसमें असमान अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए दूसरों से अलग अलग कर दिए जाते हैं और इसलिए वे अपने को सामूहिक भेदभाव का विषय मानते हैं। अल्पसंख्यक परिस्थिति के साथ समाज के जीवन में पूर्ण सहभागिता संबंधी अपवर्जन जुड़ा होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक किसी समाज में एक छोटा समूह है जिसे उनके शारीरिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राजनीतिक लक्षण या लक्षणों के कारण समाज के बहुसंख्यकों में अलग अलग या पृथक पृथक कर दिया जाता है। अल्पसंख्यक अपने को भेदभाव व्यवहार का विषय मानते हैं। समाज की सभी गतिविधियों में वे भाग नहीं ले सकते।
उन पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है अथवा उन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी प्रावधान स्पष्ट किए हैं, जिनका घुरिये ने उल्लेख किया है। अल्पसंख्यकों के प्रमुख अधिकार। राष्ट्र संघ ने प्रजातीय, भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के निम्न प्रमुख अधिकारों का वर्णन किया है। राष्ट्रीयता। एक व्यक्ति का निश्चित सीमा में आदतन आवास है अथवा वह आदतन आवास करने वाले की संतान है तो उसे उस राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त की जाती है जिसकी सीमा क्षेत्र में वह आता है। नंबर 2, जीवन की स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता उन सभी निवासियों का अधिकार है, चाहे उसकी प्रजाति, धर्म या विश्वास वहां की जनता की व्यवस्था अथवा जनता के आचार से मेल नहीं खाते। नेक्स्ट, कानून के सामने सभी समान है। प्रजाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र या देश में नौकरियां, व्यवसायों तथा उद्योगों में भेदभाव नहीं बरता जाएगा। राज्य उन पर उनकी भाषा के उपयोग पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं करेगा। सांस्कृतिक बहुवाद और बहु समाज। घुरिये ने सांस्कृतिक बहुवाद और बहु समाज में विभिन्नता के पक्षों का तनाव के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। इससे संबंधित विद्वानों के विचारों को इन्होंने क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। किसी एक समाज में एक से अधिक प्रजाति का सांस्कृतिक मूल की जनसंख्या होने से वह बहु समाज नहीं बन जाता। बहु समाज के लिए विभिन्नता एक आवश्यक लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं है। सभी तथा अधिकतर राष्ट्र जिसमें भिन्नता वाली जनसंख्याएं आती है, आवश्यक नहीं है कि वे बहु समाज की हों। उनकी प्रमुख जनसंख्याओं के समूहों में जाति, भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र तथा संस्कृति में अवश्य भिन्नता होनी चाहिए। बहु समाज में विभिन्नता की समस्या का समाधान प्रभावी जनसंख्या के अलग अस्तित्व की पहचान, संपर्क के तत्वों के क्षेत्र, विशेष रूप से बाजार और राजनीति सीमित होने चाहिए। घुरिये ने बताया है कि बहुवाद में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच बहुवादी उद्देश्यों को बनाए रखने के कारण संघर्ष की कुछ मात्रा का बने रहने का खतरा सर्वदा बना रहता है। घुरिये के उपयुक्त योगदान एवं चिंतन ने भारतीय समाज शास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। धन्यवाद।